नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। बंगाल में गजब हो रहा है, कमाल हो रहा है और शुभेंदु अधिकारी ने सबसे बड़ा काम किया है इस देश के लिए। और मुझे लगता है कि देश का इतिहास जब लिखा जाएगा तो जो सबसे बड़े काम होंगे उनमें यह काम जो है वो लगभग ऊपर से पहले 5 में आएगा। और वो ये है कि उन्होंने पूरी तरह से रिवर्स कर दिया है बांग्लादेशियों का भारत में आगमन। रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने का मतलब ये है कि अब ये आगमन नहीं है, अब ये बहिर्गमन है। और बहिर्गमन इतना तीव्र है कि आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा कि अमित शाह जी ने कहा था कि प्रतिदिन 10,000 लोग वापस जा रहे हैं। तो यदि प्रतिदिन 10,000 लोग वापस जा रहे हैं तो आप ये समझिए कि 30 दिन में कितने लोग जा रहे होंगे? 30 दिन में तो फिर 3 लाख लोग हो गए। 30 दिन में 3 लाख लोग हो गए। 10,000 पर डे, 10,000 पर डे, 3 दिन में 30,000 और 30 दिन में 3 लाख। अब देखिए, ऑफिशियल आंकड़ा तो दिया गया है 10,000 का। और आपने ये भी सुन लिया होगा कि पिछले कई दिनों से बांग्लादेश की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। जिसको भी आप भेज दीजिए वो तुरंत चुपचाप उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसका कारण ये है कि कुछ ही दिनों पहले बीजेपी वालों को बुलाया गया था और उनको साफ-साफ बता दिया गया था कि भई राज़ी से ले लो या फिर कुछ और चाहते हो तो वो बताओ। क्योंकि कुछ और चाहते हो वो हम करेंगे तो फिर उसके जो है वो बहुत सारे अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस होंगे। अभी ही जो पुराने जो मेजर्स लिए गए थे, यानी कि तुम्हारा एक्सपोर्ट जो था वो हमारे हमारे कोलकाता एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट से जो तुम्हारे एक्सपोर्ट रोक दिए गए थे, उसी का तुम्हें इतना बड़ा झटका लगा है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें। अरे भाई, क्यों नहीं अपना ढाका एयरपोर्ट इतना विकसित कर लेते कि वहाँ से लोग बाग जो हैं वो कार्गो-वार्गो ले जाएँ। सवाल ये है कि भाई कौन-सा कार्गो वाला जाएगा ढाका, थोड़ा-सा सामान उठा के ले जाने के लिए। भारत में तो जब आते हैं तो जो भारत का कार्गो जाता है उसके साथ में वो चला जाता है। वो 5% स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका काम हो जाता है बांग्लादेश वालों का। और इनको भी कोई अलग से डिप्लॉय नहीं करना पड़ता ढाका में। अलग से डिप्लॉय करेंगे तो वो बहुत महँगा पड़ेगा क्योंकि पूरा लोड ही नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा, पूरा लोड अगर करें तो हो सकता है वीकली या 10 डेज़ में 1 ट्रिप करें। तो वीकली 10 डेज़ में 1 ट्रिप करेंगे तो उनको देर हो जाएगी। उनको कॉम्पिटिटिव मार्केट है, उनको जल्दी सामान पहुँचाना है। तो जब ये बता दिया गया कि भाई देखो, हर चीज़ के प्रोस और कॉन्स हैं, अभी तो हमने केवल इतना ही किया है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। हम तुमको तेल दे रहे हैं, हम तुमको चावल दे रहे हैं। तेल और चावल बंद कर दें क्या? बंद कर दें क्या? बीजेपी वालों ने कहा नहीं, तो चुपचाप जो भी तुम्हारे लोग हैं उनको वापस लेते रहो। उधर से हाँ हो गई और इधर से काम चालू, खूब चालू, खूब चालू। अब समाचार ये आ रहे हैं कि जो भी अमित शाह ने कहा था, उसमें कतई अतिशयोक्ति नहीं थी, कतई अतिशयोक्ति नहीं थी। और वस्तुतः 10 लाख से ऊपर कम से कम बांग्लादेशी वापस जा चुके हैं। और कल तो एक फिगर आया था और हमारे डिस्कशंस में ही आया था, हमारी चैनल पे ही आया था और वो फिगर था 55 लाख। क्या वाक़ई 55 लाख बांग्लादेशी जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके वापस जा चुके हैं? यदि ऐसा है यदि ऐसा है और मान लीजिए 10 लाख ही है, तो भी साहब ये एक ऐसा काम हुआ है जिसका कोई किसी भी प्रकार की तुलना नहीं है, अतुलनीय कार्य हुआ है। कार्य तो और भी हो रहे हैं। कार्य सबसे बड़ा ये हुआ है कि जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो उनको सपोर्ट करके और उनको बचाता था, वो ध्वस्त हो गया है। अभी देखिए लेटेस्ट क्या हुआ है कि ईडी ने पूरा अनकवर कर लिया है कि ये जो सारा का सारा जो इन्फिल्ट्रेशन था, इसके पीछे विदेशी पैसा था, विदेशी दिमाग था। और यूके से एक पूरी चैनल मिली है कि भई वो चैनल जो थी वो अ, फैसिलिटेट करती थी कि लोग बांग्लादेश से आएँ, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले और उनका सारा जो भी इल्लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब उनको मिले
और वो यहाँ पर आराम से कुछ कम्युनिटीज़ के अंदर सेटल हो सकें। उन कम्युनिटीज़ को उसके लिए ड्राइव किया जाता था, पैसे दिए जाते थे और आपको जानने के लिए कोई समस्या नहीं है कि वो कम्युनिटीज़ कौन-सी रही होंगी। एफसीआरए टाइटन कर दिया गया, तो उसके से उससे भी जो समस्याएँ आ रही हैं, वो आप देख ही रहे हैं। क्योंकि ये जो पैसा सारा आया था, ये एफसीआरए के माध्यम से ही आया था। एफसीआरए ने इस देश में बहुत गज़ब ढाया है और ना केवल क्रिश्चियन मिशनरीज़, साथ में ये जो बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स का रैकेट है, ये सब का सब फॉरेन फंडिंग से चला है। लंबे समय तक चला है। और ऐसा नहीं है कि भई आईबी वालों को पता नहीं रहा होगा, एमआई वालों को पता नहीं रहा होगा, बीएसएफ की क्यू ब्रांच है उसको पता नहीं रहा होगा। उनकी सबकी तरफ से रिपोर्ट्स लगातार जनरेट होती रही हैं और ऊपर तक जाती रही हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और आज जब बड़ी संख्या में इल्लीगल्स वापस जा रहे हैं, तो हाय तौबा भी नहीं मच रही है। बड़ी बात तो ये है, हाय तौबा तो शुभेंदु अधिकारी के और भी कामों पर कतई नहीं मच रही है, कहीं नहीं मच रही है। आप देखें, कितनी आसानी से कोलकाता एयरपोर्ट वाली जो मस्जिद थी, उसको बंद करके और उसको रिलोकेट करने का निर्णय ले लिया गया। आप ये सोचिए कि सुरक्षा की कितनी बड़ी चूक थी कि नमाज़ियों को केवल उनके आधार कार्ड की बेसिस पे उस सिक्योर पेरिफेरी में, उस सिक्योर कैंपस में जाने की अनुमति थी। उस सिक्योर कैंपस में वो लोग जा सकते थे, नमाज़ पढ़ने के लिए। कोई चेक नहीं, कोई आतंकवादी चला जाए, कोई और कुछ असलहा ले जाए, वहाँ छुपा दे, आते-जाते किसी लैंड करते हुए जहाज़ के ऊपर कुछ चला दे, ग्रेनेड फेंक दे, कुछ भी कर ले, लेकिन नहीं, आप हटा नहीं सकते। भई इसी तरह की बहुत सारी हैं, हम तो कह रहे हैं कि वो चारबाग में चारबाग रेलवे स्टेशन जो है लखनऊ का, वहाँ पे वो खम्मन शाह की दरगाह बनी हुई है भई, वह खम्मन शाह की दरगाह वहाँ क्या कर रही है? हटाओ उसको वहाँ से, अंदर कोई खम्मन शाह नहीं है, सब धोखा है। अभिषेक बनर्जी का घर ढहा दिया गया। घर नहीं, ऑफ़िस कम रेज़िडेंस, और उनका असली रेज़िडेंस नहीं, क्योंकि उनके पास तो कोई 20-25 प्रॉपर्टी बताई जाती है कोलकाता में ही, कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया के अंतर्गत। लेकिन डायमंड हार्बर में जो उनका ऑफ़िस कम रेज़िडेंस था, वो इल्लीगल पाया गया और उसको डिमोलिश कर दिया गया। अभिषेक बनर्जी ने ही यह इकोसिस्टम बनाया हुआ था, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन से बहुत बड़ा पैसा आ रहा था, बहुत बड़ा पैसा कमाया जा रहा था इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन से। इसीलिए सबसे अधिक जो इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था, वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से हो रहा था। नॉर्थ और साउथ 24 परगना जो थे, उसके सबसे बड़े हब थे। हालाँकि यदि अधिकतर होना चाहिए अधिकतम, तो उसकी संभावना मालदा मुर्शिदाबाद से ज़्यादा है। क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है, वहाँ पर जो भी इल्लीगल आएगा, वो आसानी से खप सकता है। लेकिन नहीं, इकोसिस्टम जो था 24 परगना में बना हुआ था, किसके संरक्षण में? उसके लिए शौकत मुल्ला जैसे लोग थे, उसके लिए जहांगीर खान जैसे लोग थे, ये सारा का सारा रैकेट चलाते थे। वहाँ से दलाल पैसा लेता था, कुछ अपने पास रखता था, ज़्यादा इनको देता था और ये पूरा-पूरा का जो डॉक्यूमेंटेशन था वो करके, यहाँ से डॉक्यूमेंट बना के उनको बाहर भेजना है, बंगाल के बाहर दूसरे प्रदेशों में भेजना है या बंगाल में खपाना है। बंगाल में तो कितने खप सकते हैं? बहुत सारे अधिकतर जो थे वो भेजे जाते थे बंगाल से बाहर। क्यों भेजे जाते थे? क्योंकि बंगाल में उतना एम्प्लॉयमेंट था नहीं, और बंगाल में ये भी है कि बंगाल में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है और यहाँ पर आप लोगों को और खपाओगे तो भई लोकल हॉस्टिलिटीज़ भी जनरेट होंगी। लोकल लोग हैं वो नाराज़ हो जाएँगे। तो अमित शाह का यह जो कृत्य है, उसकी पड़ताल जब हम करने पर आते हैं, तो हम पाते हैं कि भाई जो कहा वो किया, और जो कहा वो किया। तो आप इसी रेट से यदि देखते हैं ये चलता रहा, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया है कि वो
इसको अकोमोडेट करने के लिए ज़रा-सा भी तैयार है, कतई तैयार नहीं है। वो एक भी इन्फिल्ट्रेटर को यहाँ भारत देश में रहने देने के लिए तैयार नहीं है। असम में जो हो रहा है वो अलग है। इसलिए मुझे तो लगता है कि भई जो 10,000 प्रतिदिन का आंकड़ा अमित शाह जी ने दिया था, वो सही था। और आज तक आप ये मान लीजिए कि कम से कम 10 लाख और 55 लाख एक्ज़ैजरेशन हो सकता है, लेकिन 10 से 12 लाख तो वापस भेजे जा चुके हैं इल्लीगल्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।